8051 की असेंबली थोड़ी सी डिफरेंट है 8052 से या 8053 से या अलग दूसरे माइक्रो प्रोसेसर से। तो हम फोकस किसको करेंगे, कौन सी असेंबली लैंग्वेज को फोकस करेंगे? जिस तरह हमारा प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज है, आप जब यहाँ पे आएंगे यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ी सी मुख्तलिफ है, किसमें, उनकी इंस्ट्रक्शंस में या उसके फॉर्मेट में। ठीक है, अच्छा 8051 के अंदर होते क्या है, वही रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्परेरी, जैसे कि प्रोसेसर में होता था। व्हाइल द इंफॉर्मेशन कुड बी, वो इंफॉर्मेशन किसमें होगी, अ बाइट ऑफ ए डाटा टू प्रोसीड और एन एड्रेस पॉइंटिंग टू द डाटा टू दी फेच्ड। यानी कि या वही बात है, रजिस्टर किस लिए यूज होते हैं, या तो डाटा के लिए यूज होते हैं या वो एड्रेसेस के लिए यूज होते हैं। एड्रेस बस पे एड्रेस होंगे, डाटा बस पे डाटा होंगे, वही पुरानी कहानी सब प्रोसेसर में होता है। ठीक है, अगर मुझे कोई डाटा कॉल करना है, पहले एड्रेस भेजूंगा, कौन से एड्रेस से डाटा फैच करना है, और कौन वो डाटा उसके पर्टिकुलर रजिस्टर में आ जाएगा। ठीक है, the vast majority of 8051 registers are 8-bit registers। 8051 डिजाइन हुआ है 8-बिट डाटा के लिए, तो जाहिर सी बात है इसके ज्यादातर रजिस्टर जो है वो 8-बिट का है। मगर अगर हमको 16 बिट की कोई प्रोसेस करवाना है डाटा को, तो हम 2 रजिस्टर ले लेंगे। जिस तरह हम लोग AL और AH को डिवाइड कर सकते थे, यहाँ पे भी रजिस्टर्स को 2 रजिस्टर्स यानी कि 2 अलग अलग एड्रेसेस को लेकर कंबाइन करके 16 बिट के डाटा को प्रोसेस करवा सकते हैं। मगर ज्यादातर रजिस्टर्स यहाँ पे 8-बिट के रजिस्टर्स हैं। आगे वही यहाँ पे जाहिर बात है इंटेल का इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, जब मैंने बताया था माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक प्रोसेसर तो होता ही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी इंटेल का ही लगा हुआ है। इंटेल का जो है, जो आपकी राइट हैंड साइड पे होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो D0 से D7 की तरफ जाते हैं। D7 इज MSB। ठीक है, और D0 जो है, जो आपके राइट हैंड साइड पर है, वो LSB होता है। ठीक है, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि कौन सी कंपनी जो है इसका अपोजिट यूज करती है? कोई एक कंपनी, मैंने कंपनीज के 2-3 कंपनीज के नाम बताए थे जो कि LSB को लेफ्ट हैंड साइड पे लेती है और MSB को राइट हैंड साइड पे लेती है। कोई एक कंपनी बता दें मुझे, याद है किसी को? सर IBM। बेटा IBM के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो इंटेल का लगा हुआ है। IBM एक कंपनी है, वो प्रोसेसर नहीं बनाती है, वो कंप्यूटर्स बनाती है। जगह जगह से चीजें कलेक्ट करके उसको मर्ज करती है और अपनी कंपनी का लेबल लगाकर उसको मार्केटिंग करती है। जिसका तोशिबा है, तोशिबा इज ए कंपनी हु मेड लैपटॉप्स और कंप्यूटर। ठीक है, मगर उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है? इंटेल का। तो ऐसा कोई कंपनी बताएं जो प्रोसेसर बनाता हो और वो इंटेल के अपोजिट उसकी डाटा जाता हो। मैंने खुद बताया था इसलिए मुझे याद है। चलो खैर, टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बता देता हूँ। मोटरोला बहुत मशहूर कंपनी है। मोटरोला इज वन ऑफ द कंपनीज हु यूज MSB in their right hand side and LSB on their left hand side। जी बताइए, कुछ पूछ रहे थे? अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है कि बाद दफा इंशाल्लाह जब आप लोग अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके अंदर 2 प्रोसेसर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि दूसरा प्रोसेसर अगर आपने इंटेल के बजाय कोई और कंपनी का लिया है तो उसकी MSB और LSB कहाँ है। अगर वो इंटेल से अपोजिट है तो आप उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाने का मकसद ही ये है कि आपको चीजें, आप सीखोगे अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में, मगर आपको पता होना चाहिए कि सीखना क्या है। तो ये इसलिए लाजमी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां, इंटेल इज वन ऑफ द
कंपनी जो कि LSB अपने राइट हैंड साइड पे यूज करती है और MSB अपने लेफ्ट हैंड साइड पे यूज करती है। इंटेल के अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस तरह यूज करती हैं, मगर मशहूर इंटेल का ही है। मोटोरोला इज वन ऑफ दी कंपनी, बहुत मशहूर है मोटोरोला, जो कि MSB अपने राइट हैंड साइड पे यूज करती है और LSB अपने लेफ्ट हैंड साइड पे यूज करती है। 8 बिट के डाटा को हम इस तरह डिनोट करेंगे: D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। D स्टैंड्स फॉर डाटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, द मोस्ट वाइडली यूज रजिस्टर्स ए एक्यूमुलेटर। AX नहीं है, ये A है। अगर आपने AX लिखा तो वो आपका कंट्रोलर एरर जनरेट करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है AX क्या चीज है। ठीक है, या तो आप डिफाइन करना पड़ेगा AX जो है ये इस एड्रेस को कह रहा हूं मैं। अगर आपने सिर्फ AX लिखा और उसको ये नहीं बताया कि AX का एड्रेस क्या है, वो आपका एरर जनरेट करेगा। ठीक है, A मींस एक रजिस्टर है जिसको अकोमोडेटर बोलते हैं। किस लिए यूज होता है? यूज आप किसी वजह से भी यूज कर सकते हैं, मगर मैंने कहा था अच्छा प्रोग्रामर जो उसका फंक्शन है उसको फुल यूटिलाइज करने के लिए, उसी मकसद के लिए यूज कर रहे तो वो ज्यादा है। जाहिर सी बात है, फ्रिज है, फ्रिज को अगर आप AC की तरह यूज करेंगे वो यूज तो हो जाएगा, मगर फ्रिज की वाट लग जाएगी। ठीक है, मगर अगर आपने उसको सिर्फ चीजें ठंडी करने के लिए रखा तो वो फ्रिज फ्रिज की तरह अच्छा यूज होता रहेगा। इसी तरह यूज ये वाले रजिस्टर्स भी आप रजिस्टर्स यूज कर सकते हो किसी भी मकसद के लिए, मगर अगर अगर आप इसको अर्थमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज करेंगे तो ये कंट्रोलर अपना फुल फंक्शन से काम करेगा। अदर रजिस्टर्स क्या हैं? P, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7। ये इतने रजिस्टर्स हैं कंट्रोलर 8051 के अंदर और सब 8 बिट के हैं। एक रजिस्टर और भी है, DPTR, डाटा पॉइंटर। डाटा पॉइंटर क्या होता है, नाम से बताइए। अगर मेरे पास आपने C लैंग्वेज में एरे पढ़ा होगा, वो क्या होता है एरे? व्हाट इज एरे? collection of अरे data. यार, कलेक्शन ऑफ डाटा, वेरी गुड डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा। मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जो मैं उसको किसी भी मकसद के लिए यूज कर रहा हूँ। चले ज्यादा बेहतर पुरानी सी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं मार्कशीट बनाना चाह रहा हूँ एक बच्चे की। उसके पास 7-8 सब्जेक्ट हैं, 8 नंबर्स हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गई, उनको मैंने रजिस्टर्स में डाल दिया, अब उसको ऐड करवाना है। ठीक है, अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन से एड्रेस पे कौन सा डाटा है और कहाँ तक मैंने ऐड कर दिया है? तो वो उसके साथ डाटा पॉइंटर मूव करता चला जाता है। जिस तरह हमने प्रोसेसर में स्टैक सेगमेंट पढ़ा था कि जब 2 पुश किए थे या एक पुश किया था तो एक पॉप किया था, तो वो स्टैक पॉइंटर अप एंड डाउन मूव हो रहा था। एग्जैक्टली वही फंक्शन है DPTR का, डाटा पॉइंटर। ठीक है, ट्रांसमीटर बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन एंड रिसीवर के। वो रिसीव हो रहा है तो पॉइंटर मुख्तलिफ जगह पे होगा, ट्रांसमिट हो रहा है तो वो पॉइंटर दूसरी जगह हो रहा होगा। ठीक है, पॉइंटर का फंक्शन समझ में आ गया। एक और रजिस्टर है जो वाइडली यूज होते हैं, PC प्रोग्राम काउंटर। अब मैंने कहा था कि जब भी असेंबली लैंग्वेज काम कर रही होती है वो आम लैंग्वेज की तरह काम कर रही होती है, एक लाइन के बाद दूसरी, दूसरी लाइन के बाद तीसरी, तीसरी लाइन के बाद चौथी, मगर वो उसको बता कौन रहा होता है? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो उसके पॉइंटर लगा होगा, काउंटर लगा होगा, तो प्रोग्राम काउंटर वो बता रहा होता है कि कहाँ तक आपका प्रोग्राम चल चुका है। DPTR जो है वो 16 बिट का है, जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में। इसको असल में ये 8 बिट के होते हैं। DPL, DPH क्या होता है? L फॉर लोअर बिट्स, H फॉर हायर बिट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ये डाटा नहीं होता, इसके अंदर डाटा पॉइंटर है कि डाटा की लोकेशन कहाँ है, यानी कि इस जगह पे एड्रेस होगा। ये बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वरना पूरा का पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। डाटा पॉइंटर में कभी भी डाटा नहीं आएगा, एड्रेस आएगा। आप डाटा भी बोल रहे हो और कह रहे हो एड्रेस आएगा, ये कैसे भाई? कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा इस चीज को?
जी बताइए कौन करेगा एक्सप्लेन। लिखा हुआ था डाटा पॉइंटर है, मगर मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर एड्रेस आएगा। यार सर क्लास डेटा का में एड्रेस कोई आएगा ना? एक बच्चा, जी बोले। मैं कह रहा हूँ डेटा का एड्रेस आएगा ना, उसको जो पॉइंट डेटा का करेगा। एड्रेस आएगा, बिल्कुल, जो उसको पॉइंट आउट करेगा। बेटा ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बाकी बच्चों से भी बोल रहा हूँ मैं कि ये डाटा पॉइंटर है, मैं डाटा बोल रहा हूँ, पॉइंटर बोल रहा हूँ, तो ये डाटा को पॉइंट आउट करेगा। डाटा को पॉइंट आउट करने का मकसद क्या है कि उस एड्रेस को रखेगा जहां पे डाटा रखा हुआ है या डाटा मूव हो रहा है, तो उस एड्रेस को रखेगा। ठीक है, डाटा पॉइंटर में कभी डाटा नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, एड्रेस आएगा। इसीलिए इसको 16 बिट का बनाया गया है, क्योंकि आपके पास एड्रेसेस ज्यादा होते हैं, डाटा की वेट कम ज्यादा हो सकती है, मगर एड्रेसेस तो ज्यादा होंगे ही होंगे। अगर आपने बाहर की एक 1 टेरा की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा दी, तो उसके अंदर 2 की पावर में बताइएगा। एक टेरा की हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल, उसकी सर 12 कितने एड्रेसेस होंगे 2 की पावर में बताइएगा। सर 12 हाई जी, सॉरी बेटा आपकी आवाज कट के आई है मुझे। सर 12 2 की पावर 12 कितना होता है बेटा? अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट पॉज कर लो। 2 की पावर सर 20 कितना होता है? कैलकुलेटर तो रखा करो, जब मेरी क्लास हुआ करे एक कागज, एक पेन और एक कैलकुलेटर रखा करो। 2 की पावर 20 कितनी होती है? सर 40 होगा 2 की सर पावर। 1 MB। अभी जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, 40 नहीं बताओ, अभी ये बताओ कि 2 की पावर 20 कितना होती है? सर 1 MB। 1048576। सर 1 ये मैंने मेगाबाइट। कहाँ पढ़ा था मैंने ये 2 की पावर सर 20? सर फिजिकल एड्रेस में हमने पढ़ा था, फिजिकल एड्रेस 20 बिट लाइंस का होता था। जबरदस्त। मैं इसलिए 2 की पावर में चाह रहा हूं कि मैं उसके बाद ये एक्सप्लेन करूं कि 1 टेरा बाइट की जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसकी मेमोरी लाइंस कितनी होंगी। अभी मैंने पूछा आपसे कि कितना है 2 की पावर, किसी ने 40 बताया। 2 की पावर 40 कितना हो रहा है बेटा? 1 टेरा बन रहा है लगभग। यस सर। ठीक है, तो यानी कि अब आप अंदाजा लगा लें कि हम लोग साइंटिस्ट लोग एक अचीव कर गए हैं कि इतनी छोटी सी हार्ड डिस्क पे हमने कितनी डाटा लाइंस, सॉरी एड्रेसेस लाइंस बना दी हैं। 40 लाइंस फिजिकल होंगी वो, 40 लाइंस अभी 1 टेरा की हार्ड डिस्क बन रही है। ठीक है, बहरहाल हम मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूं। यहाँ पे 2 की पावर 16 तक हम एड्रेसेस सेव कर सकते हैं डाटा पॉइंटर में। 2 की पावर 16 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 की पावर 16 का मतलब क्या होता है? सर 64 KB। ठीक है, इतने एड्रेसेस को हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? अपने 8051 कंट्रोलर की मदद से। यहां तक बात समझ में आ गई है? यस सर। अब मूव की इंस्ट्रक्शन है, वहां पे भी असेंबली में मूवी की इंस्ट्रक्शन थी, वही फॉर्मेट है, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। तो क्या होगा? कॉपी हो जाएगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये जो टर्मिनेटर के बाद लिखा हुआ है वो सिर्फ आपको बताया गया है कि इसका फंक्शन क्या है, वो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन टेल्स सीपीयू टू मूव। ठीक है, वो बताया है कि वो असल में कॉपी कर रहा है द सोर्स ऑपरेंड टू द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, यानी कि सोर्स से उठकर
डेस्टिनेशन में भी कॉपी हो जाएगा। अच्छा, मूव ए कॉमा हैश 55h, हैश किसको इंडिकेट कर रहा है कि एक्चुअली दिस इज अ नंबर, लोड वैल्यू 55h इनटू द रजिस्टर ए। ठीक है, हैश किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 55 है इट इज अ नंबर। अगर मैं हैश हटा दूं तो वो 55 को क्या समझेगा, एड्रेस समझेगा। सिंपल, समझ में आगे बेटा? यस सर। ओके, एक और मूव की एग्जांपल दी हुई है टू रजिस्टर। अगर ये आप लोग उस दिन मेरा मूड खराब नहीं करते जिस दिन आप लोगों ने एक चीज भी नहीं बताई मुझे कि आपका भूल गए थे आप लोग एड्रेसिंग मोड, ये तमाम एड्रेसिंग मोड में लिखा हुआ है। दूसरा वाला क्या लग रहा है कि कौन सा मोड चल रहा है? ये आपको पूरा हफ्ता दिया था कि आप थोड़ा सा रिवीजन कर लो। दूसरी वाली कमांड कौन से एड्रेसिंग मोड में लाई कर रही है? सर रजिस्टर डायरेक्ट। बेटा रोल नंबर क्या है आपका? 76। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बिल्कुल। रजिस्टर डायरेक्ट, इनडायरेक्टली डायरेक्ट। रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी मूव हो रहा है, ए टू ए नॉट, दोनों रजिस्टर्स हैं। ठीक है, नीचे वाला भी वही है, ए में डाल, A1 में डाल दिया, A2 में डाल दिया, A3 में इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा है। क्यों इमीडिएट क्यों है? क्योंकि मैंने हैश साइन लगा दिया है। वहां पे इमीडिएट के लिए क्या करना पड़ता था? डायरेक्ट नंबर डालने के लिए क्या करना पड़ता था? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता था। चले मैं आपसे फिर आप लोगों को कह रहा हूं कि आप उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि मिलती जुलती चीजें हैं, वो रिवाइज कर लेंगे, ये बहुत इजी लगेगा, वरना ये सर का दर्द बन जाएगा। क्योंकि कंट्रोलर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रोसेसर। उसकी वजह क्या है? इसके अंदर मोर फंक्शंस हैं एज कंपेयर टू प्रोसेसर। प्रोसेसर सिर्फ बेचारा प्रोसेस करता था, ये बहुत सारी चीजें और भी कर रहा होता है कंट्रोलर। तो जहां पे आपको हैश नजर आए समझते हैं वो इमीडिएट मोड है, और इमीडिएट मोड में एक नंबर होता है, वो नंबर एड्रेस नहीं होता, वो डायरेक्टली नंबर होता है। तो 95AR3 में क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। ये तो मूव की इंस्ट्रक्शन है। मूव की कुछ और इंस्ट्रक्शन हैं, ये जरा पढ़िए आप। वही चीज बताई हुई है, बस उसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया है कि क्या हो सकता है। चल मैं पढ़ देता हूँ। नोट्स ऑन प्रोग्रामिंग, ये समझ लीजिए आपके नोट्स बन रहे हैं। वैल्यू प्रोसेस हैश, हैश टैग कैन बी लोडेड डायरेक्टली टू द रजिस्टर्स। किस किस में रजिस्टर्स में डायरेक्टली यूज हो सकता है? ए में, बी में और R0 to R7। ठीक है, हैश साइन नजर आए समझिए 23 ए में चला गया है। ठीक है, दूसरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है बी मूव R5 हैश 0F9H। ठीक है, 0 add a 0 to indicate that F is a hexa number and not a letter। अच्छा, जहां से A से स्टार्ट हुआ हेक्सा को, हेक्सा में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? A से लेकर F तक। F का मतलब क्या होता है? अगर बाइनरी में पूछूं F का मतलब क्या होता है? ऑल वंस। ठीक है, तो हेक्सा में करने के लिए, उसको बताने के लिए हमने H तो लिखा हुआ है, मगर वो जो F नजर आ रहा है उसको बताने के लिए कि वो लेटर नहीं है, वो हेक्सा का नंबर है, तो हमको 0 ऐड करना पड़ेगा। ये पुराने जमाने का माइक्रो कंट्रोलर है, इसको हमको एक एक चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, जहां आपने 0 हटाया वो एरर जनरेट कर देगा, वो कहेगा F तो लेटर है, तुम हेक्सा नंबर कैसे बोल रहे हो। तो जहां पे भी आप इंट्रोड्यूस करोगे ABCD हेक्सा के लिए, उससे पहले आपको 0 डालना पड़ेगा, इंडिकेट करने के लिए कि जो अब जो अल्फाबेट आ रहा है इज नॉट अल्फाबेट, इज ए नंबर ऑफ ए हेक्सा। ठीक है, if value 0 to F move into a 8-bit register, the rest of the bits are assume all zeros।
ठीक है, अगर 0 से लेकर f तक मूव करवा दिया है आपने तो बाकी वो क्या समझेगा कि वो, क्योंकि f जो है वो क्या समझेगा कि ऑल जीरोज है। क्लियर हो गई ये बात समझ में आ गई है। इफ वैल्यू 0 to f मूव इनटू ए 8-bit रजिस्टर, ठीक है, the rest of the bits are assumed all zeros, बाकी बिट्स जो है वो क्या समझी जाएंगी, जीरो समझी जाएंगी। ठीक है, दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिए, मूव a #5, the result will be a is equal to 05, that is a 0000 और फिर 5 के लिए 0101 इन बाइनरी। ठीक है, अच्छा इसके लिए नंबर है, हमको यहाँ पे 0 लगाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि अल्फाबेट आ रहा है। ठीक है, moving a value that is too large into a register will cause an error। वही पुरानी वाली बातें कि भाई बड़ी चीज छोटे में नहीं जाएगी, ठीक है, और यस छोटी चीज बड़े में जा सकती है। तो यहाँ पे हमने इतना बड़ा हेक्सा लिख दिया है कि वो बेचारा 8-bit रजिस्टर का जो रजिस्टर है वो अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, इलीगल ऑपरेशन कर देगा। 8-bit के रजिस्टर में मैक्सिमम वैल्यू हेक्सा की कहाँ तक जा सकती है, FF तक। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। ये में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐड की इंस्ट्रक्शन देखिए एग्जैक्टली वैसे ही है, बस इसमें एक चीज जो मैंने बताई थी कि यहाँ पे रजिस्टर्स के नाम चेंज हो गए हैं। वहाँ पे हम AX, BX, CX, DX यूज करते थे और मुख्तलिफ रजिस्टर्स यूज करते थे, उनके नाम चेंज होकर यहाँ पे A, B, R0 से लेकर R7 तक हो गया है। ठीक है, फंक्शन वही है मगर सिर्फ नाम चेंज कर दिए। जरा पढ़िए, आपको इसमें कहीं एरर नजर आ रहा है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे पूछ लें, साथ साथ पूछते चले जाइए, जब मैं पूछूं कि पूछ लें, जब पूछ लीजिएगा ताकि हम लोग अपना कोर्स जल्द से जल्द प्लेस करते चले जाएं। जी, ऐड की इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लें जरा, इसमें चीजों को समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लें, वरना इसको आगे चलाते हैं। जी, समझ में आ रहा है या ऊपर से गुजर रहा है? सर एक लाइन समझ नहीं आ रही इसमें, ऐड R4, A वाली। जी बेटा, जी बोले, फिर से बोले। सर ये ऐड R4, A वाली लाइन समझा दे जरा, वो थोड़ी समझ नहीं आ रही। अच्छा, यही सारा काम कर रही है। सबसे पहले 25 डायरेक्टली नंबर डाल दिया A में, 34 डायरेक्टली नंबर डाल दिया R2 में, ऐड कर दिया A को कॉमा R2 से, यानी कि 25 को 34 से ऐड कर दिया। ठीक है, लिखा हुआ भी है A इज इक्वल टू A प्लस R2, यानी कि जो A में है वो R2 से ऐड करके A में सेव कर दे, खत्म। वही वाला प्रोसेसर वाला काम हो रहा है। अब समझ में आया बेटा या फिर से रिपीट कर दूं? सर ये नहीं, वो जो ऊपर लिखा हुआ है इसके इनवैलिड, उसके पूछ रहा था। इनवैलिड कहाँ लिखा भाई? दूसरे स्लाइड में? नहीं नहीं, इसके इसी ऊपर वाले स्लाइड स्लाइड, तीसरा पॉइंट अच्छा है यहाँ सर। पे तो, अच्छा ठीक है, R0 comma A R and R0 comma #12 H are invalid since A must be the destination of any arithmetic operation। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको कि ज्यादा बेहतर काम ये होता है कि जिस रजिस्टर को जिस मकसद के लिए बनाया जाता है उसी में काम करना चाहिए। यहाँ पे वो इनवैलिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्यूमुलेटर में ही आंसर आना चाहिए। R0 से R7 तक आप आंसर के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी डाटा के लिए यूज कर सकते हैं,
आंसर के लिए डेटा यूज नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा है कि जब भी आप आंसर चाहिए या तो ए में होगा या बी में होगा, R0 से R7 तक उसमें आप आंसर सेव नहीं कर सकते। इसीलिए ये दोनों इंस्ट्रक्शन इनवैलिड है, क्योंकि ये बोल रहा है ऐड ए में जो है वो R4 से ऐड करके R4 में डाल दो, वो ये नहीं कर सकता, इनवैलिड है। इमीडिएट एडिंग में भी नहीं कर सकता। आप बोल रहे हो कि R2 में जो है उसको प्लस से ऐड करके R2 में डाल दो, हम डायरेक्टली R0 से R7 तक यूज नहीं कर सकते। आपको पहले रजिस्टर से ए या बी को यूज करते हुए उसको बाद यूज करना पड़ेगा। वहां पे भी हम लोग सिर्फ AX, BX, CX, DX को ही यूज कर सकते थे डायरेक्टली। अदरवाइज हमको पहले क्या कराना पड़ता था, AX में मूव कराना पड़ता था, पर AX को लेकर क्या करना पड़ता था, किसी भी दूसरे रजिस्टर में ऐड कराना पड़ता था। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही है कि हम जब भी आंसर चाहिए हमें तो वो ए में या बी में होगा, R0 से लेकर R7 में आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया ये लाइन क्यों हो रही है? खास यस तौर सर। पे अर्थमेटिक ऑपरेशन में, खास तौर पे अर्थमेटिक ऑपरेशन में। सही बेटा? और कोई सवाल आगे चले या इसको दोबारा रिवाइज करवा दें? आगे चलें सर। आगे ऐड, अच्छा असेंबली लैंग्वेज की तारीफें लिखी हुई हैं इसमें, ये वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जाहिर बात है 01 कंप्यूटर 01 समझता है, तो हमारे पास एक ऐसी वाहिद लैंग्वेज है जिसके पास कंपाइलर है जो कि आपकी लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में यानी कि 01 के फॉर्म में चेंज कर देता है। स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि असेंबली लैंग्वेज का क्या है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। सर आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर एक सवाल ये पूछ रहा था कि अगर हम यहाँ पे हैश इस्तेमाल नहीं करें तो ये इसको एज अ ऑफसेट एड्रेस कंसीडर करेगा, है ना सर? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे? जहाँ भी हम डेटा डायरेक्ट डाल रहे होते हैं रजिस्टर में इमीडिएट, हाँ हाँ। तो सर उसमें जब हम हैश यूज नहीं कर रहे हैं तो आपने कहा कि ये इसको एज अ एड्रेस कंसीडर कर रहा है, तो ये एक ऑफसेट एड्रेस हुआ। डेटा सेगमेंट के साथ मिलकर इसने एक फिजिकल एड्रेस बनाना है, तो वो फिजिकल एड्रेस में बाय डिफॉल्ट 00 पड़ा हुआ होगा या क्या होगा? नहीं, फिर से रिपीट कीजिए सवाल अपना। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पर #25 लिखा है, जैसे मूव में आपने कह रहे हैं ठीक एक्यूमुलेटर है। के अंदर #25 डाल दो। अगर मैं हैश हटा दूं, मैं सिंपल हाँ 25 रखूं, तो ठीक अब है। ये 25 एक ऑफसेट एड्रेस हुआ। नहीं, ऑफसेट एड्रेस, हाँ चले, ऑफसेट एड्रेस हुआ बिल्कुल। फिर डेटा सेगमेंट से मिलकर इसने फिजिकल एड्रेस बनाया। फिजिकल एड्रेस बनाया। अब उस फिजिकल एड्रेस में बाय डिफॉल्ट क्या सेव होगा? 00। नहीं, वो तो हम लोग पहले से सेव, असल में जब वो हम लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कर रहे होते हैं तो उस जगह कर रहे होते हैं कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपके कोई कैलकुलेशन हुई भी आई हुई होती है, ठीक है। डिफॉल्ट ठीक है। 00 होता है। डिफॉल्ट जब आप रीसेट करते हो माइक्रो कंट्रोलर को तो ऑल रजिस्टर्स ऑल एड्रेसेस आर 00, तो वो 00 होता है, ठीक है। ठीक है सर। जब यहाँ पे हम ऑफसेट एड्रेस देकर एक पर्टिकुलर एड्रेस के डाटा को उठाना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या उठा रहे हो या क्या एक्सपेक्टेड आना चाहिए वहां पे, या वहां पे जो भी आएगा उसको प्रोसेस करना चाह रहे हो, ठीक है। आपको तो नहीं पता सकता ना कि वो आपने कोई कोई आपने सेंसर लगाया हुआ है उस एड्रेस के साथ, आपको नहीं पता क्या रीडिंग आ रही है, मगर वो रीडिंग्स, वो डाटा आपके लिए वैल्यूबल है, इसीलिए जो है बेटा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, वैल्यूबल है इसीलिए जो है आप उसको यूटिलाइज ओके सर।
जी बेटा, समझ में आ गया आपको? तो इमीडिएट डायरेक्ट में तो बहुत आसान होता है, आपने नंबर दे दिया है। इनडायरेक्ट में जाहिर बात है आपको फिजिकल एड्रेस भी पता होना चाहिए, ये तमाम चीजें पता होनी चाहिए, और आपको पर्टिकुलर एड्रेस पता होना चाहिए कि यार वहां पे क्या, हालांकि आपको पता नहीं होगा। फर्ज करें मेरे पास ये एसी है, वो तो उस पर थर्मामीटर की वैल्यूज जा रही है बार बार, ठीक है, उसी को वो मैच कर रहा है, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या आ रहा है, ठीक है, मगर ये तो पता होगा आपको कि वो कौन से एड्रेस पे जा रहा है, ठीक है। तो बाद में फायदा होता है कि डाटा बढ़ जाता है तो आपको ऑफसेट एड्रेस देना पड़ता है, जिसका कि मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट एड्रेस पे जाकर वो वहां से फिजिकल एड्रेस से उठाकर लेकर आए डाटा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हैश देने की जरूरत नहीं है, मगर आप बोल रहे कि वहां पे होगा क्या, वहां पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेंसर लगा हुआ है, या वहां उस एड्रेस को आप कैसे यूटिलाइज करके डाटा से फिल कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट जब माइक्रो कंट्रोलर आप स्टार्ट करोगे रीसेट होगा, ठीक है, रीसेट होने के बाद वहां पे वैल्यू 00 होगी। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। आपकी अम्मी बोलती है कि यार वो पुप्पी के घर के पड़ोस में एक खातून है, वहां से थैला ले आओ, ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि उस थैले में क्या है, तुम डायरेक्ट जाते हो पुप्पी के घर पे, उनके पड़ोस वाले की घंटी बजाते हो, थैला उठाते हो और अम्मी के पास आ जाते हो। एग्जैक्टली इसी तरह के ऑफसेट एड्रेस का ये तरीका कार है कि तुम एक ऑफसेट एड्रेस दे देते हो, वो फिजिकल एड्रेस बनाता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ले जाता है, वहां से डाटा उठाकर ले आता है, ठीक है। अब बेशक वो डाटा, वो थैली में जो भी सामान है वो तुम्हारे लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, मगर तुम्हारी अम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उन्होंने ऑफसेट एड्रेस दिया, ऑफसेट एड्रेस थैले के एग्जांपल दी, वहां से तुम डाटा उठाकर ले आए अपनी अम्मी के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? एग्जैक्टली इसी तरह यही है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमको कौन सा ऑफसेट एड्रेस मिल रहा है, ठीक है, तुमको उस एड्रेस पे, पर्टिकुलर उस एड्रेस पे जाना है और डाटा उठाकर लेकर आना है। अगेन रिपीट कर दूं, जब भी माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट होता है, रीसेट होता है, वो जितने भी रजिस्टर्स होते हैं इन सबको 00 कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा। ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तारीफें लिखी हुई है असेंबली लैंग्वेजेस की। ओके, हम यहाँ पे आ जाते हैं। एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 फील्ड। अच्छा, 4 फील्ड पे असेंबली लैंग्वेज काम कर रही होती है। फील्ड का मतलब क्या है? जिस तरह फर्ज करो क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट जो गेम है वो कितने हाफ का होता है? 2 हाफ। 2 हाफ कब होते हैं भाई? 2 इनिंग होती है ना सर। तो टेस्ट मैच में 2 इनिंग होती है ना, वनडे और 2020 में तो एक ही इनिंग होती है, एक टीम की एक ही इनिंग होती है। फुटबॉल में कितने हाफ होते हैं? अब बोलोगे 2। हॉकी में कितने होते हैं? 2। सर उसमें डिपेंड करता है। जी बेटा, सर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना सर। कंडीशन, हॉकी और फुटबॉल में कंडीशन भी डिपेंड कहाँ करता है? नहीं अगर सर, टाई 2 हो गया हाफ तो फिर होते हैं। नहीं, वो कंडीशन वाला बोले, हाँ कंडीशन वाले भाई, कंडीशन भी क्या डिपेंड कर रहा होता है? यस सर। सर अगर टाई हो गया तो काम होता है सर। पहले कंडीशन वाले भाई को बोलने दो, बीच में ना बोले, पहले कंडीशन वाले भाई को बोलने दो। हाँ जी बेटा, कंडीशन वाले भाई यस जी सर। जी बताइए। सर अगर टाई हो गया मैच 1-1 से, तो फिर एक्स्ट्रा 30 मिनट लगते हैं ना सर। वो एक्स्ट्रा टाइम यार है। ये लॉजिक लेकर आया है वैसे बिल्कुल। चलो मैं नॉर्मल गेम की बात कर रहा हूँ, कितने हाफ होते हैं? 2 सर, 2। सर सर अगर 2 आगे चला होते गया तो फिर पेनल्टीज भी हैं। हो ये बात सकती सही है। बोल रहा है, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कितने हाफ होने चाहिए, मगर नॉर्मल नॉर्मल जो है वो अमूमन जब हम लोग क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल या
फाइनल में नहीं होते, उससे पहले जो मैचेस हो रहे होते हैं वो 2 हाफ के होते हैं, उसमें ना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा होता है ना आपको उसमें पेनल्टीज मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही क्वार्टर फाइनल वगैरह में आते हैं फिर डिपेंड्स कि अगर ड्रॉ हो जाए तो आपको और फील्ड मिल जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अमेरिकन रग्बी में कितने हाफ होते हैं, या अमेरिकन फुटबॉल जिसे बोला जाता है उसमें कितने हाफ होते हैं? मैं ये बता क्यों रहा हूँ या मैं पूछ क्यों रहा हूँ, ये मैं ये तमाम चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली असेंबली लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें अलग अलग हाफ बना दिए गए हैं, अलग अलग फील्ड्स बना दी गई कि इस हाफ में ये होगा, इस हाफ में ये होगा। जैसे मैं हॉकी की एग्जांपल ले लूं, उसमें रूल बना दिया गया है कि एक हाफ में राइट हैंड साइड पे ये वाली टीम खेल रही होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली टीम खेल रही होगी, दूसरे हाफ में वो दोनों अपोजिट खेल रहे होंगे, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, ताकि दोनों को अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिले, ठीक है। फील्ड का फर्क पड़ जाता है, अगर राइट से लेफ्ट हो लेफ्ट से राइट हो फील्ड का फर्क पड़ जाता है। तो हाफ बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोगों को दोनों टीम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इन अ सेम फील्ड, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में 4 फील्ड होती हैं। कौन कौन सी फील्ड होती हैं? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की, जैसे जो पहला लिखा हुआ है org, डायरेक्ट डिड नॉट जनरेट एनी मशीन कोड एंड आर यूज ओनली बाय द असेंबलर। ये जो पहला फील्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिव को डिफाइन करने के लिए, इसमें कोई मशीन कोड वगैरह नहीं बनेगा कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। इस तरह मैं हॉकी या फुटबॉल की एग्जांपल या कोई ऐसी फील्ड एग्जांपल ले लूं कि जब वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम दी सेंटर, एक टीम को चांस दिया जाता है कि आपका वो है। हम बचपन में क्या करते थे कि बीच में खड़े जाते थे दोनों कैप्टन और बॉल को उछालते थे, वो बॉल तीसरे टिप्पे के बाद जिसने पहले पाँव लगा दिया वो स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। मगर अमूमन ऐसा नहीं होता है, एक टीम को दिया जाता है वो सेंटर से स्टार्ट करती है। तो ये पहला वाला फील्ड है होता है किसी भी लैंग्वेज का या असेंबली लैंग्वेज को इन पर्टिकुलर, कि आपको अपना प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है। ORG स्टैंड फॉर ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट करना है 0H, यानी कि ये पहले वाले एड्रेस से कोडिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपको याद है हमने जो है प्रोसेसर में 4 सेगमेंट पढ़े थे और 4 सेगमेंट के अलग अलग एड्रेसेस हमने देकर उसका ऑफसेट एड्रेस भी दिया था और फिजिकल एड्रेस बनाते थे और उसको 64K का एरिया डिफाइन करते थे, ठीक है। हायर रेंज और लोअर रेंज डिफाइन कर वो ऐड करके डिफाइन हो जाता था कि इतना बड़ा रेंज है इसका, याद है आपको। माइक्रो कंट्रोलर में क्या करते हैं कि ओरिजिन देना पड़ता है कि कहाँ से हमको अपना स्टार्ट करना है प्रोग्राम। यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया गया है, फिर उन्होंने प्रोग्राम लिखा, इस पूरे प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, मेमोरी प्रोसीड ओपी कोड, ऑपरेशनल कोड। ये वाले सेक्शन को क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल कोड, ठीक है। फिर अगर कोई लेबल दिया है उस लेबल को क्या बोलेंगे, लेबल फील्ड अलाउज द प्रोग्राम टू रेफर टू ए लाइन ऑफ कोड बाय नेम, ठीक है। यानी कि हमको कोई लाइन चलानी है नेम के साथ तो लेबल फील्ड जो है वो अलाउ करती है कि उस नाम से चलाएं, ठीक है। और चौथा फील्ड क्या होती है, कमेंट्स की। कमेंट्स में भी add at the end of the line or on a line by themselves, the assembler ignores comment। assembler इसको डिकोड नहीं करेगा, वो इग्नोर करेगा। ये क्लियर हो गई है। 4 फील्ड होता है, हर फील्ड का अपना अपना फंक्शन है और वो उसी फंक्शन के लिहाज से काम करेगा। क्लियर हो गई यहाँ पे बात। कोई सवाल sir. पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। ओके, वही बताया हुआ है कि किस तरह यूज होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं असेंबली लैंग्वेज वो उसमें,
अच्छा, यहाँ पे जो वहां पे हमारे पास कौन कौन से थे प्रोग्राम जो कि हमको किसी भी लैंग्वेज, मैंने बताया था पहले कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एडिटर, कंपाइलर या एग्जीक्यूटर, और उसके बाद डिकोडर। यहाँ पे इस वाली 8051 में फर्स्ट वी यूज एन एडिटर। एडिटर कोई सा भी यूज कर सकते हैं टू टाइप अ प्रोग्राम को टाइप करने के लिए। Many excellent editors or word processor are available that can be used to create and or edit the program. सबसे आइडियली प्रोग्राम एडिटर का जो होता है वो नोटपैड होता है, क्योंकि नोटपैड का इटसेल्फ कोई एक्सटेंशन नहीं होती। आप वो हमसे पूछता है कि किस एक्सटेंशन में हम इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कोई सी भी एडिटर ले सकते हो, वर्ड ले सकते हो, एडिटर ले सकते हो, ठीक है। मगर सबसे आइडियली क्या होता है हमारे पास, नोटपैड, ठीक है। Notice that the editor must be able to produce an ASCII फाइल। ये ASCII फाइल क्या होता है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो आप लोगों ने पहले भी बताया था, बहुत लोगों को पता है ये, वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एडिटर आपके पास है और वो इंटेल के लिए ASCII कोड जनरेट नहीं कर सकता, तो वो यूजलेस है आपके असेंबली लैंग्वेज 8051 के लिए। For many assemblers, the file names allow the usual DOS conversion, but the source file has an extension of ASM, extension होनी चाहिए ASM और SRC। ये दो एक्सटेंशन की फाइल्स ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए जब आप अपना कंपाइलर को, सॉरी, आप कंपाइलर को देते हैं एडिटर के बाद, डिपेंडिंग ऑन विच असेंबली आर यू यूजिंग, वो डिपेंड करती है कौन सी असेंबली यूज कर रहे हैं आप। द ASM सोर्स फाइल कंटेनिंग द प्रोग्राम कोड, सही है, क्रिएटिंग एन स्टेप 1 इज फीड टू द 8051 assembler। 8051 assembler को देते हैं। assembler क्या कर रहा होता है, assembler क्या कर रहा होता है, कोई सा भी assembler क्या कर रहा होता है, साफ साफ पहली लाइन में लिखा हुआ है, the assembler converts the instruction into a machine code. The assembler will produce an object file and the list file। अच्छा, 8051 का assembly जो है वो दो फाइलें बनाएगा, एक assembler की फाइल जो कि मशीन कोड में होगी और एक लिस्ट फाइल बनाएगा कि उसके अंदर कौन कौन सी लिस्ट में है। The execution for the object file is OBJ, object file, while the extension of the list file is LST। यानी कि सबसे पहले आपने ASM बनाया किसी भी एडिटर के थ्रू, ASM आपने कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने दो फाइल बनाई, OBJ ऑब्जेक्ट फाइल और LST लिस्ट फाइल। फिर तीसरा काम, assembler required a third step called linking। वहां पे लिंकिंग प्रोग्राम कौन सा था, मैसम और टेसम, ठीक है। The linking program take one or more object files and produce an obstacle object file which is executable by 8051 trainer। हमको ये होता है ABS की फाइल, कैसे ऑब्जेक्ट फाइल ASM की फाइल। ये प्रोसेस समझ में आ गया जी, ये प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए मैं पूछूंगा अभी, ये नोट करते रहे, इसलिए जब मैं बोलूं, जब भी मेरा लेक्चर दे रहे हो एक कागज और एक पेन रखा करें अपने पास और ये चीजें नोट करते चले जाया करें। बेशक रिकॉर्डिंग हो रही है मगर आपके पास इन रिटर्न भी होना चाहिए, ठीक है। और फिर आखिर में नेक्स्ट OBS फाइल इज फीड इनटू द प्रोग्राम
called OH, optic to hexa file, which creates a file with extension hex that is really to burn into ROM. इसके ROM में, microcontroller के ROM में, this program comes with all 8051 assemblers. सब assemblers में होता है ये recent window based assembler combine step 2 through 4 into one step, जो कि आजकल जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं ये स्टेप्स कंबाइन करके एक ही प्रोग्राम बना दिया है कि जो शुरू से लेकर आखिर तक आपने ASM फाइल दी वो तमाम का तमाम करके यहाँ तक आपको दे देगा OABS फाइल तक। ठीक है, थोड़ा सा उसका ब्लॉक डायग्राम है, एडिटर प्रोग्राम, असेंबली प्रोग्राम, लिंकर प्रोग्राम और OH प्रोग्राम। और OH प्रोग्राम के बाद ये आप बर्न कर देंगे किसमें बेटी, जिसके भी माइक खुला हुआ है वो बंद कर दे मेहरबानी करके। और वो हम बंद कर देंगे माइक्रो कंट्रोलर पे। ठीक है, अच्छा ये लिस्ट फाइल कैसे बन रही है, ये खैर जब हम प्रोग्राम करेंगे के बाद यूज करेंगे इसको। ठीक है, आज मेरे ख्याल से यहीं तक रहने देते हैं, काफी हो गया है यहाँ तक। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम हमने असेंबली लैंग्वेज की 2 कमांड सीख ली हैं, मूव और ऐड। अगर ये आपको आ गई है तो अर्थमेटिक की सारी ऑपरेशंस आप कर सकते हो इस वजह से, क्योंकि उसमें कोई और खास चीज नहीं है। सिर्फ 2 चीजें आपको रिवाइज करनी है, एड्रेसिंग मोड और अर्थमेटिक ऑपरेशंस। लिखा वैसे ही जाएगा, एड्रेसेस आपको बता दिए हैं मैंने, रजिस्टर्स बता दिए कि यहाँ पे नाम चेंज है, वो तमाम के तमाम प्रोग्राम इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, हम सवालात का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल हम इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।